हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है और पूछा जा रहा है कि आपसे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो एक बात आप लोग ज़रूर देखा करिए कि सीरीज क्या है, असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में। इस सीरीज को देखेंगे तो कहाँ कैसे है सीरीज, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में है। 69 आ रहा है, उसके बाद 55, 55 के बाद 26, 26 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या आएगा, छोटी कोई संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जब अगर डिसेंडिंग आर्डर में है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कई दफ़ा सीरीज में, ये तो मैं हमेशा ये जो बात आपसे बोलता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का, जब भी डिसेंडिंग आर्डर है तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। लेकिन कई दफ़ा ये 99% केस में होता है, लेकिन कई दफ़ा गेम कुछ और चलता है, जो 1% किस में आ जाता है, रेयर टाइप का क्वेश्चंस बन जाता है, उसमें आता है। उसको भी आप कर जाएंगे जब बातें बेसिक समझते रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस करके देख लेते हैं। 69 में से 55 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और 55 में से हम 26 कितना माइनस करेंगे कि 26 आ जाएगा आपका, तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना चला आएगा आपका 9 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। 55 में से कितना माइनस करेंगे, -29 करेंगे, तभी तो होगा ना, बिल्कुल। क्योंकि 9 6 15, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 4 9 और 5 1 6, ठीक है। और 26 में से माइनस कितना करेंगे, -13 करेंगे, बिल्कुल करेंगे तभी तो आएगा ना। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस सीरीज में हम अपना माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले -14 कर रहे हैं, फिर -29 कर रहे हैं, फिर -13 कर रहे हैं, यानी कोई क्रम नहीं बन रहा है, यानी कि कोई भी क्रम नहीं बन रहा है। तो हम आगे 13 में से हम बता नहीं सकते हैं कि क्या माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ और हम लोग सोचते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और देखिए, ध्यान से अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो 69 से 55 कैसे बन रहा है, एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए। 69 के डिजिट क्या हैं, 6 हैं और 9 है। मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और +1 ऐड कर दूं तो 6 9 54 हो गया, और 54 + 1 बराबर कितना आ गया, 55। यानी हुआ क्या, मैंने किया क्या कि जो पहला 69 दिया है उसके डिजिट का मैंने मल्टीप्लाई किया और +1 किया तो 55 आ गया। सेम चीज़ हम लोग 55 में कर लेते हैं, 55 के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं तो 5 या 25, और 25 + 1 बराबर 26 आ रहा है कि नहीं, 26 बिल्कुल आ रहा है। यानी कि जब हमने 55 के डिजिट का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया तो 26 आ रहा है। उसी तरह 26 में कर लेते हैं, 26 के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 6 + 1, 2 6 के 12 1 13, 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या के डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करने पर दूसरी अगली संख्या आ रही है, पुनः अगली संख्या में सेम चीज़ डिजिट का मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करने पे अगली संख्या बन रही है। तो 13 में क्या करेंगे, 13 के बाद क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, सेम 13 के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 3 + 1 ऐड कर लेंगे तो 3 × 3 1 4, कितना बन गया, 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। किस ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आप देख पा रहे होंगे यह सीरीज का प्रश्न होने के बावजूद भी यहाँ पे न प्लस हुआ, न माइनस हुआ, न कुछ गुणे ऐड हुआ, न स्क्वायर का खेल चल रहा है, यहाँ पे डिजिट का गेम चल रहा है। तो इस सीरीज में इस तरह का प्रश्न बहुत रेयर बनता है, बहुत रेयर बनता है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से L × V रिलेटेड है 12 × 22 से, उसी तरह बताना है Q × Z किस संख्या से रिलेटेड होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का तरीका ये होता है कि जो भी दो आपको पेयर दिया होता है ना, वो जिस तरह से संबंधित होता है, जो लॉजिक उनमें बैठता है, सेम लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क और दी गई संख्या के बीच में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अगर इस चीज़ को देखेंगे, L × V दिया है, ठीक है, L × V, ओके।
तो जो एल का प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, 12 होता है। जो एल का प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 12 होता है। उसी तरह जो भी का प्लेस वैल्यू होता है 22 होता है। यानी इन्होंने किया क्या है कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू जो आ रहा है अल्फ़ाबेट का उसको मल्टीप्लाई किया है। तो सेम चीज़ हम लोग क्यू और जेड में कर लेते हैं। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26 होता है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 17 गुणे 26 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि TAM को एक कोड के रूप में 20113 लिखा जाता है तो ग्रिंड के लिए कोड क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो मैं बार बार हर अपने वीडियो में मैं बोलता हूं कि जब भी अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड किया जाता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का ही कुछ न कुछ गेम हो रहा होता है। या तो प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखा गया होगा या प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड करके लिखा गया होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप कुछ मत करिए, बिना सोचे प्लेस वैल्यू लिखिए जो भी गिवन अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमें क्या करने पर वो नंबर आ रहा है जिसके साथ उस अल्फ़ाबेट को कोड किया गया है, उस शब्द को कोड किया गया है। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। ठीक है, यानी 20113 और सेम चीज़ 20113 लिखा हुआ है आपका कोड के रूप में। यानी हो क्या रहा है कि जो आपका टाइम दिया है ना, इसके प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट कोड किया जा रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट कोड किया जा रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग ग्रिंड में कर लेते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है ना, आई का कितना होता है, 9 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, और डी का 4 होता है। तो 718 914 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 718 914 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 आपको शब्द दिए गए हैं, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, और इन चारों ऑप्शंस में से हमको बताना है कि एक विषम है और 3 एक तरह से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं। इस तरह का प्रश्न एक SSC में कंफर्म आता है। 4 आपको शब्द दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 अंक भी दिए जा सकते हैं, 4 शब्द भी दिए जा सकते हैं, 4 अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, 4 पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं, और पूछ देगा क्या कि उनमें चारों में से विषम कौन सा है। तो इस तरह का 3-4 प्रकार से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जो द इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये तीनों क्या है जानते हैं, अखबार है, यानी न्यूज़पेपर है। तीनों क्या है, अखबार हैं, बिल्कुल अखबार है तीनों। ओके, लेकिन जो इंडिया टुडे है ना, ये क्या है, आपका न्यूज चैनल है। इंडिया टुडे क्या है, एक न्यूज चैनल है। ओके, न्यूज चैनल है। तो हमें दिख रहा है कि इंडिया टुडे न्यूज चैनल है, लेकिन बाकी जो 3 हैं क्या हैं, अखबार हैं। तो हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, आपका इंडिया टुडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी डिफरेंट, यानी विषम ऑप्शन नंबर ए होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या बताना है। एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के तीनों क्या दिया गया है, शीर्षों पे संख्याएं दी गई हैं और सेंटर में एक संख्या दी गई है आपको, और एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया है। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इस तरह का प्रश्न रेलवे और SSC में बिल्कुल आता है एक, और इस तरह का प्रश्न बहुत ही अपने आप में अच्छा प्रश्न बनता है। अगर आप इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको फिगर दे दे, ठीक है, तो फिगर में जो बड़ी सबसे संख्या होगी ना, उसी संख्या को हमको लाना होता है बाकी अन्य छोटी संख्याओं से। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 5, 6 और 1 दिया है और बीच में 18 दिया है। तो हमको 5, 1, 6 से 18 देखना होगा कि कैसे आएगा। ठीक है, उसी तरह 9, 5, 4 से हमको देखना होगा कि 27 कैसे आएगा। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़ी संख्या होती है उसी को हमको लाना होता है कैलकुलेट करके, और देखना होता है कि क्या लॉजिक लग करके बड़ी संख्या आ रही है। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया होता है सेम लॉजिक उसमें हम लोग लगा देते हैं। तो पहले नज़र में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 है, 6 है और 1 है, तीनों को जोड़ देंगे तो 18 आएगा, नहीं आएगा। 6, 5, 11, 12 नहीं आ रहा ना।
बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर 12 आ रहा है, 12 में प्लस 6 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया 18। तो 9 5 14 4 18 और 18 में 6 ऐड करेंगे तो 27 नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है ओके ऐड करने का। तो कहीं ना कहीं ऐड करने पे नहीं बन रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 30 ओके। माइनस एक में मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 1, 6 5 11 1 12 यानी कि 30 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 18। यानी हो क्या रहा है कि ऊपर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके और पुनः तीनों संख्याओं को जोड़ करके माइनस करने पर बीच वाली संख्या आ रही है। यहाँ भी सेम कर लेते हैं। 9 5 45 हो गया और 45 माइनस डायरेक्ट जोड़ेंगे। 9 5 14 4 18, 45 माइनस जब 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो हमें ये बात पता चल गया कि ऊपर की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और पुनः सारी संख्याओं को जोड़ करके उसमें से माइनस कर देने पे बीच की संख्या आ जा रही है। पुनः यहाँ करके देख लेते हैं। 7 बट्ठे 56 हो गया, ठीक है। और 56 माइनस 8 7 15, 15 2 17, 56 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। कितना 39। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैशाली रात 9 बजे भोजन कर रही है। अपनी घड़ी पर वह देखती है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। उस समय घंटे की सुई कौन सी दिशा के सम्मुख होगी। आपका कैलेंडर से प्रश्न दिया गया है ओके। तो देख लेते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप सबको पता होगा कि ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। ये बिल्कुल ही बेसिक बात है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। एक घड़ी भी बना के देख लेते हैं ताकि एक ओवरऑल आइडिया हो। ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3 और यहाँ पे 9। जाहिर सी बात है कि रात का जब 9 बजेगा तो घंटे की सुई तो इधर होगी कि नहीं। घंटे की सुई, मोटा घंटे की सुई बना लेते हैं। और जो मिनट की सुई होगी 12 पे ऐसे होगी। तो बोले थे कि अपनी घड़ी पर जब वह वैशाली देखती है कि मिनट की जो सुई है उत्तर की ओर इंगित करती है, यानी जो मिनट की सुई है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, बिल्कुल सही करती है। ऊपर की ओर ही तो कर रही है, यानी जो डायरेक्शन है इसी तरह कर रहा है। ऊपर की तरफ क्या मिनट की सुई उत्तर, तो घंटे की सुई 9 की तरफ, यानी घंटे की सुई किधर कर रहा है पश्चिम ही तो कर रहा है ना। घंटे की सुई इधर ही तो कर रहा है ना। तो पश्चिम दिशा की ओर घंटे की सुई इंगित कर रहा है। हमसे यही पूछा गया है। तो घंटे की सुई कौन सी दिशा के सम्मुख है, तो किस दिशा के सम्मुख है, पश्चिम दिशा के सम्मुख है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। राम उस लड़की का कौन है। आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न दिया गया है। और एसएससी और रेलवे में ब्लड रिलेशन के जो भी प्रश्न बनते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को मैं आप लोगों को हमेशा सलाह देता हूं कि आप लोग ओरली ना करिए। कई दफ़ा ओरली करने के चक्कर में हम आसान प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमेशा ट्री मेथड कोशिश करिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ट्री ओरली हो जाता है, कई क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि सारे क्वेश्चंस ओरली आप नहीं कर पाएंगे और ओरली करने में जो गलत होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप इसको ट्री मेथड से करिए, क्योंकि आप उतना टाइम बचा लेते हैं कि आप कर जाएंगे। क्योंकि एसएससी के 25 प्री एसएससी सीजीएल प्री में 25 प्रश्न आएगा तो एक ब्लड रिलेशन का प्रश्न देगा। तो 25 प्रश्नों में उम्मीद आप करिए कि तब ही प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप उतना आपके पास सफिशिएंट टाइम बचाए रहेंगे आप कि कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बोल रहे हैं। राम ने कहा, ठीक है, राम भैया यहाँ कह रहे हैं राम को आर से डिनोट कर देते हैं। लड़का है राम तो प्लस कर लेते हैं। यह लड़की मेरे माँ, कोई लड़की है यहाँ पे, ठीक है, गर्ल है, जी से डिनोट कर लेते हैं। यह लड़की मेरे माँ, ठीक है, मेरे माँ, राम की कोई माँ है यहाँ पे, मेरे माँ की पत्नी, मेरी माँ के पोते, यानी पोते का मतलब हो गया उसकी, राम के माँ की पोते का मतलब राम का कोई लड़का होगा, ठीक है। मेरे माँ के पोते की पत्नी है। वो लड़की क्या है, ये जो लड़की है ध्यान से समझिए, वो जो लड़की है ये राम की माँ के पोते की पत्नी है, यानी राम के लड़के की पत्नी है लड़की, ठीक है।
तो पूछा गया है राम उस लड़की का कौन है। सिंपल सी बात है, राम उस लड़की का कौन है, राम के लड़के की पत्नी है, तो राम लड़की का क्या लगेगा, ससुर ही तो लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से ईंट भट्टे से संबंधित है उसी तरह बताना है कि सिक्के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए, इस तरह का प्रश्न हमने दूसरे नंबर पे भी एक प्रश्न देखा था, सेम प्रश्न है, अंतर सिर्फ यहाँ पे और वहाँ यही है कि वहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर दे रखा था कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे शब्द दे रखा है। तो 3-4 प्रकार से इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। करने का तरीका सेम होता है, जो भी 2 शब्द दिए गए होते हैं उसमें देखना होता है कि संबंध क्या बन सकते हैं। सेम संबंध लॉजिक को क्वेश्चन मार्क और सिक्के गिवन शब्द में हम लोग लगा करके लाते हैं। तो यहाँ पे ईंट और भट्टे की बात करें तो जो ईंट होता है ना, ईंट कहाँ पर बनता है, ईंट जो होता है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है, ईंट जो बनता है कहाँ पर बनता है, भट्टे में बनता है। उसी तरह सिक्कों की ढलाई या सिक्का कहाँ पर बनता है, आपका सिक्का कहाँ पर बनता है, तो प्रयोगशाला में बनता है, नहीं, खदान में नहीं, कारखाना में नहीं, टकसाला में बनता है। सिक्का कहाँ पर बनता है, टकसाला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टकसाल में बनता है जो सिक्का होता है। जिस तरह ईंट जो होते हैं भट्टे में बनते हैं, उसी तरह सिक्के टकसाल में बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, शरीर, कान, मुख, इनके लिए हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ओके, सबसे पहले ऐसा प्रश्न मिले तो आप एक चीज़ देखिए कि उन तीनों शब्द में एक कॉमन शब्द ऐसा कौन सा है। कॉमन सेंस कहने का मतलब, शब्द कहने का मतलब कि उस शब्द के अंदर हम बाकी एक या दोनों शब्दों को हम रख सकें। तो इन सारे तीनों शब्दों में शरीर हमारा क्या है, कॉमन एक शब्द है। ठीक है, तो शरीर हम लोग बना लिए, शरीर के लिए कुछ ऐसा एक आपका सर्कल। ठीक है, और शरीर में ही तो होता है ना, क्या होता है, शरीर के ही तो अंदर आपका कान होता है कि नहीं, शरीर के अंदर ही, और शरीर के अंदर ही तो मुख होता है कि नहीं, शरीर के अंदर ही आपका कान होता है, और शरीर के अंदर ही मुख को माउथ से और आपका कान होता है। लेकिन कान और मुख में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता है। तो हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे अपना, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि P का अर्थ भागे, R का अर्थ गुणे, Q का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो 36P 6Q S 7R 8S 11 का मान बताइए। बहुत ही लल्लू प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। SSC ऐसा एक प्रश्न पूछता है, बोल रहे हैं कि P का मतलब भाग्य है, यानी P जो अल्फ़ाबेट है उसका मतलब भाग्य है। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में P होगा वहाँ पे भाग्य रखेंगे, जहाँ R दिया है वहाँ गुणे रखेंगे। यानी जिस अल्फ़ाबेट को जिस आपका साइन से डिनोट कर रहा है, सेम साइन को पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो रख लेते हैं 36, आपका P की जगह क्या होगा, भाग्य दिया है, और Q का अर्थ क्या है, प्लस दिया है, और R का अर्थ क्या दिया है, आपका गुणे दिया है, और S का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है। तो कर लेते हैं, 36 6 हो जाएगा, 6 प्लस कितना 7 बट्टे 56, और 56 माइनस कितना हो गया 11। ओके, 56 4 60 62, और 62 माइनस 11 का मतलब कितना आ गया आपका 51। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 51, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह का प्रश्न एसएससी में एक भर भर के आता है, और बहुत ही इजी प्रश्न होता है, बहुत ही लल्लू प्रश्न होता है। आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक शाम को प्रतीक और प्रनील एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रनील का मुंह किस दिशा की ओर था। ओके, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक शाम को प्रतीक और प्रनील, एक बात आप लोग थोड़ा समझने की प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब भी सूरज भगवान क्या होंगे, देखिए सूरज भगवान जब शाम होगा तो किस दिशा में होंगे आपका, तो पश्चिम दिशा में होंगे। आप सभी को पता होगा, ये डायग्राम नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका
शाम का टाइम है तो सूर्य भगवान कुछ यहाँ पे होंगे पश्चिम साइड में, ओके। और क्या बोला गया है, प्रतीक, प्रतीक को मैं यहाँ बना लेता हूँ, कुछ प्रतीक को मैं यहाँ बना लेता हूँ। और प्रतीक और प्रनील, प्रनील के लिए पी और एन कर लेते हैं। क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, बोल रहे हैं और खड़े होकर के बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही है, देखिए जाहिर सी बात है, ध्यान से समझिएगा, अगर सूरज पश्चिम दिशा की ओर रहेगा, ठीक है, और ये लोग इस तरह से खड़े रहेंगे ना, तो बिल्कुल जो ये प्रतीक है इसकी छाया प्रनील के ऊपर पड़ेगी, पड़ेगी ना, ओके। तो कह रहा है कि यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनील के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रनील का मुंह किस दिशा की ओर है। प्रनील का मुंह बताना है तो सिंपल सा दिख रहा है कि अगर कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, इधर पश्चिम है तो ये किधर मुंह किया है, पश्चिम की तरफ ही तो किया है ना, यही तो है ना डायरेक्शन इसका, पश्चिम की तरफ ही तो मुंह किया है ना। और ये आपका किधर किया है, ईस्ट की तरफ किया है, प्रतीक किया है। तो लेकिन हमसे किसका पूछा गया, प्रनील का मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा की ओर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया है कुछ बंदर लंगूर हैं, कुछ लंगूर मानव हैं। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, बेहद ही अपने आप में अच्छे प्रश्न होते हैं। इसको सिंपली हम लोग कैसे करते हैं, डायग्राम बना करके करते हैं। इसको करने के एक दो और तरीके होते हैं, 50-100 मान के भी किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको आप डायग्राम से करिए, क्योंकि एसएससी और रेलवे में बहुत टफ ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जिनको आप डायग्राम से आसानी से ना कर लें। डायग्राम से आप किसी भी एग्जाम के प्रश्न को भी, यहाँ तक कि बैंकिंग के भी प्रश्न को भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कथन से हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर निष्कर्ष देखते हैं कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। बोला गया है कुछ बंदर लंगूर हैं, कुछ क्या हैं, बंदर को मंकी से डिनोट करते हैं, कुछ मंकी क्या है, लंगूर हैं, लंगूर को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बोला गया कुछ लंगूर मानव नहीं है। ध्यान से समझिएगा ये डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ लंगूर, मानव का मतलब क्या कर लेते हैं, यम और ए से डिनोट कर लेते हैं मानव को। कुछ लंगूर मानव नहीं है। ध्यान से समझिए, जब भी ऐसा बोले ना तो ऐसा किया जाता है। जो ये मैं काला कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये क्या हिस्सा है, कुछ लंगूर का जो हिस्सा है, कुछ लंगूर ये क्या है, मानव नहीं है। इस तरह का डायग्राम बनेगा कि कुछ लंगूर क्या है, मानव नहीं है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कुछ लंगूर बंदर हैं, कुछ लंगूर बंदर हैं, मंकी हैं। बिल्कुल बात सही दिया है आप, तो आपका निष्कर्ष एक तो बिल्कुल सही दिया कि कुछ क्या है, लंगूर बंदर हैं। दूसरा बोल रहा है कि कुछ मानव बंदर हैं, क्या कुछ जो मानव हैं बंदर हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।